हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉल्यूशन उसका एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले टॉपिक को समझने से पहले ज़रूरी है कि कुछ हम बेसिक टर्म्स को समझ लें। पहले हमें पता होना चाहिए कि एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस होता है जो कि लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है, और सॉल्वेंट वो सब्सटेंस है या वो कंपोनेंट है जो कि लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट है बाय मास। या हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि सॉल्यूट इज अ सब्सटेंस दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्यूशन बाय अ सॉल्वेंट। ठीक है, और सॉल्वेंट जो कि ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है और जिसमें सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सॉल्ट वाटर की बात करेंगे तो जो वाटर है उसमें वो हो गया आपका सॉल्वेंट, और जो सॉल्ट हो गया वो हो गया सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाकर हमारा सॉल्यूशन बनता है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं जैसे कि डिसोल्यूशन, क्रिस्टलाइजेशन, सैचुरेशन। इन सब चीज़ों को समझना ज़रूरी है, तो आइए एक एक करके इनको समझते हैं। अब होता क्या है कि अगर सपोज हमने एक बीकर में एक सॉलिड सॉल्यूट को हमने ऐड किया, हमारे पास उसमें सॉल्वेंट भी है, लिक्विड सॉल्वेंट है, और उसमें हम कंटिन्यूसली सॉल्यूट को ऐड करते जा रहे हैं। तो इनिशियली तो सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जब सॉल्यूट पूरी तरह से डिसॉल्व हो रहा है तो साइड बाय साइड तो उसका कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ता जाएगा सॉल्यूशन का। अब एक टाइम आएगा कि जब और सॉल्यूट फर्दर उसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सॉल्यूट पार्टिकल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो दोनों आपस में एक दूसरे से टकराते हैं और अलग हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है तब हमारा सॉल्यूशन पहुंच जाता है किस स्टेज पे, सैचुरेशन पॉइंट पे, या सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है। तो द सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी फर्दर डिसॉल्व इज नोन एज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जब हमारा सॉल्यूशन सैचुरेटेड पॉइंट पर आ गया है, या फिर बोलो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है ये उसकी सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है, या बोलिए ये उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। सो द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी को हम ऐसे ही डिफाइन कर सकते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन जब सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है या फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है, मतलब कि अब उसमें और फर्दर सॉल्यूट आप ऐड नहीं कर सकते, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम में उस सॉल्यूशन में जितना भी कॉन्सेंट्रेशन होता है सॉल्यूट का वो उसकी सॉल्युबिलिटी डिफाइन करता है या उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाता है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ही होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अब देखिए कि सॉल्युबिलिटी को यहाँ डिफाइन करके डेफिनेशन लिखा हुआ है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट that can be dissolved in 100 grams of water or solvent to form a saturated solution in a given temperature is called its solubility। ठीक है, तो ये वही चीज़ बता रहा है जैसे मैंने अभी कहा कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसी को हम लोग उसकी सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब आता है कि भाई कुछ चीज़ें जो है पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डिसॉल्व नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं नमक की या शुगर की, ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन अगर हम बात करें नैप्थलीन, एंथ्रासिन, ये सब पानी में डिसॉल्व नहीं होते। तो ऐसा क्यों होता है? इसको समझने के लिए पहले हमको समझना पड़ेगा कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इज अफेक्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो नंबर 1 इज नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बच्चों हमेशा याद रखना कि किसी भी चीज़ को अगर हमें पानी में डिसॉल्व करना है तो उनकी जो केमिकली सिमिलैरिटी उनके बीच में होनी चाहिए। ठीक है, आपने एक एक्सप्रेशन या बोले एक स्टेटमेंट आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, लाइक डिसॉल्व लाइक। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जो पोलर सॉल्यूट्स है वो हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे, एंड जो नॉन पोलर सॉल्यूट्स है वो आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूँ आपके सॉल्ट की, ठीक है, सॉल्ट या शुगर ये सब पोलर हैं, इसीलिए ये पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। जबकि अगर हम बात करें नैप्थलीन या एंथ्रासिन, दे आर बीइंग नॉन पोलर, तो वो पानी में डिसॉल्व नहीं होते, दे डिसॉल्व्स इन बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। तो अब इसी को थोड़ा डिटेल में हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं नमक का और पानी का। तो सॉल्ट
एक आयनिक सॉलिड है, अगेन ये पोलर भी है, पोलर आयनिक सॉलिड है, क्योंकि इसको आप देखोगे ये Na+ एंड Cl- में चेंज हो जाता है इजीली, चार्जेस सेपरेशन होते हैं इसमें। तो ये एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन का पार्ट है। अब वाटर में NaCl ईजिली डिजॉल्व होता है, तो ये समझना ज़रूरी है कि पहले अगर हम लोग NaCl को पानी में डिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमें Na+ और Cl- के बीच का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ना पड़ेगा। अब इसको तोड़ने के लिए यहाँ पे एक ही चीज़ है हमारे पास, वाटर। तो हम जानते हैं कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ अराउंड 78.4। तो जब हम किसी भी चीज़ को पानी में डालते हैं तो वाटर की वो टेंडेंसी है, या बोलो वाटर की वो एबिलिटी है कि वो उस जिस भी सॉल्यूट को हम उसमें डाल रहे हैं वो उसके बीच के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको तोड़ देता है। तो जैसे वो उसके बीच के अट्रैक्टिव फोर्स उसको तोड़ेगा, वो दोनों एक दूसरे से अलग होके Na+ एंड Cl- में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब Na+ बीइंग पॉजिटिव कैटायन, या बोलो कैटायन होने की वजह से ये क्या करेगा, ये नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ खींचेगा। तो पानी में नेगेटिव आयन क्या है, देखो पानी, वाटर इज कंपोज्ड ऑफ ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन। सब ऑक्सीजन का चार्ज देखोगे इट इज पार्शियल नेगेटिव एंड हाइड्रोजन 2 आर पार्शियली पॉजिटिव। तो जो Na+ है वो ऑक्सीजन की साइड से बॉन्ड करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव है तो ऑपोजिट चार्जेस दे अट्रैक्ट ईच अदर, हम जानते हैं। सो आप देख सकते हैं इस पिक्चर में कि Na+ के चारों तरफ जो है ऑक्सीजन के साइड से बॉन्डिंग हो रही है, क्योंकि ऑक्सीजन इज पार्शियल नेगेटिव। Whereas Cl- ion, it gets attracted by the positive part of the water molecule, which is nothing but the hydrogens. तो हाइड्रोजन बिकॉज इसमें पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये क्लोराइड आयन के चारों तरफ से कवर कर लेगा। तो बेसिकली वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, ये Na+ और Cl- के चारों तरफ जो है एक एनवेलप या फिर एक शीट बना लेगा। अब ये दोनों आपस में एक दूसरे से जुड़ नहीं पाएंगे और अलग अलग होके वाटर में, पानी में या घूमते रहेंगे सॉल्यूशन में। अब हम बोलेंगे कि यहाँ पे Na+ एंड Cl- आयन दे गेट्स हाइड्रेटेड। अब यहाँ पे बहुत ज़रूरी एक चीज़ समझना कि कोई भी चीज़ वाटर में अगर डिजॉल्व हो रही है उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हाइड्रेशन एंथैल्पी शुड बी ग्रेटर देन द लैटिस एंथैल्पी, या बोल के चलो हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी। आई थिंक आप लोगों को पता होगा कि हाइड्रेशन एनर्जी क्या है और लैटिस एनर्जी क्या है, फिर भी मैं एक बार बता देती हूँ। लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ एन आयनिक सॉलिड। अगर 1 मोल ऑफ आयनिक क्रिस्टल को आप लोगे NaCl का, उसमें से 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड में Na+ और Cl- को अलग करने में जो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है उसे हम लोग बोलते हैं लैटिस एनर्जी। वैसे ही हाइड्रेशन एनर्जी क्या है, इट इज़ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयन डिजॉल्व्स इन वाटर। अब Na+ और Cl जो है वो गैसेस फॉर्म में रहेगा अपने आयनिक क्रिस्टल से अलग होने के बाद। अब जब ये वाटर में डिजॉल्व होगा तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी, क्योंकि न्यू बॉन्ड्स बन रहे हैं वाटर के बीच में और इन आयंस के बीच में, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। सो हमेशा याद रखना बच्चों, अ सब्सटेंस डिजॉल्व्स ओनली इफ द हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन द लैटिस एनर्जी, तभी कोई चीज़ पानी में डिजॉल्व हो पाएगी। तो ये हो गया हमारा पहला फैक्टर जिस पे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स डिपेंड करता है, जो कि है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बहुत सिंपल है, याद रखिए, पोलर सॉल्यूट्स हमेशा पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे और नॉन पोलर सॉल्यूट्स हमेशा नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व होंगे। मैंने ये भी समझा दिया कि ये प्रोसेस होता कैसे है, कि जो डिसोल्यूशन का प्रोसेस है ये किस तरह से होता है, ये मैंने आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इसको 2 पार्ट में हमने क्लासीफाई किया है, एक है आपका फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड द सेकेंड इज फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऐसे कुछ सब्सटेंसेस जिनमें कि डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक मतलब आप जानते हैं जहाँ पे हीट का एब्जॉर्प्शन होता है। तो फॉर एग्जांपल सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड या फिर सोडियम क्लोराइड, इन सब में जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है वो एंडोथर्मिक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट प्लस हीट, बीच में इक्विलिब्रियम का साइन है और प्रोडक्ट साइड में सॉल्यूशन लिखा है। अगर सपोज ये रिएक्शन या ये सिस्टम हमारा एंडोथर्मिक है, तो अगर हम यहाँ पे ली-शैटलस प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो क्या होगा। ली-शैटलस प्रिंसिपल के बारे में आपने क्लास 11th में इक्विलिब्रियम में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है, ली-शैटलस प्रिंसिपल से हमें ये पता चलता है कि अगर कोई भी सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है, इक्विलिब्रियम मीन्स व्हेन द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जब आपका रिएक्टेंट कन्वर्ट होकर प्रोडक्ट दे रहा है एंड प्रोडक्ट एट द सेम टाइम फिर रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा है,
सो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बोलो या दोनों इक्वल रेट पे चल रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो यहाँ बोला है कि अगर हम लोग इस कंडीशन में ली शैटलेस प्रिंसिपल लगाएंगे तो टेम्परेचर, अगर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखा रहा है कि रिएक्टेंट साइड में हीट ज़्यादा है, तो अगर हमने हीट दिया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, तो रिएक्शन क्या करेगा, खुद से कोशिश करेगा कि वापस इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ जाए। तो वो उस हीट को कहाँ भेजेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, ताकि दोनों साइड में जो है हीट बराबर हो जाए। जब तक दोनों साइड में हीट बराबर नहीं होती वो हीट को भेजता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि रिएक्शन हमारा शिफ्ट हो रहा है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इट मीन्स द सॉल्युबिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। तो वही चीज़ है, ली शैटलेस प्रिंसिपल यही बताता है कि व्हेन अ सिस्टम इज इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब कोई भी सिस्टम हमारा इक्विलिब्रियम की स्टेज पे है और अगर हमने वहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन में कोई भी चेंजेस किया या बढ़ाया या कम किया, तो रिएक्शन क्या करेगा, वो खुद से कोशिश करेगा कि वापस से इक्विलिब्रियम को गेन कर सके, रीगेन कर सके, वापस से वो अपने इक्विलिब्रियम की स्टेज पे आ सके। तो उसी तरह से ये रिएक्शन हमने हीट देकर अगर इसमें इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब किया, तो ये रिएक्शन खुद से कोशिश करेगा कि वो वापस से इक्विलिब्रियम को सेटअप कर ले, इसलिए वो उस हीट को क्या करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। तो इट मीन्स अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रहा है मतलब सोल्यूशन ज़्यादा बन रहा है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी भी बढ़ रही है ऑब्वियसली। तो इफ द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। अब आ जाओ दूसरा केस देखते हैं हम लोग। अगर प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, इट मीन्स हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम द सिस्टम। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे होते हैं जहाँ पे हीट रिलीज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कुछ सब्सटेंसेस दिए लाइक लिथियम कार्बोनेट, सीरियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट इन द फॉर्म ऑफ मोनोहाइड्रेट। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनमें डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक होता है। तो अगर ऐसे केस में आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे हमने हीट दिया बाहर से, टेम्परेचर इंक्रीज किया, तो रिएक्शन क्या करेगा, उस डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा जहाँ पे हीट कम है। तो हीट कम किस डायरेक्शन में, आपको दिख रहा है कि बैकवर्ड डायरेक्शन में हीट कम है। सो ऑब्वियसली द रिएक्शन विल शिफ्ट इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हुआ तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ऑब्वियसली सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो वही चीज़ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से आप कैसे समझ सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड को। तो यहाँ पे दो कैटेगरी दी है, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है आपका, या बोलो डिसोल्यूशन प्रोसेस अगर एंडोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, अगर आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक है तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इसी तरह से ये चीज़ है। और लास्ट इसका जो फैक्टर है वो है प्रेशर। सो जानते हैं हम लोग कि सॉलिड्स में प्रेशर का कोई खास रोल है नहीं। सो प्रेशर हैज़ वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, बिकॉज हम जानते हैं कि सॉलिड और लिक्विड दोनों ही जो है हाईली इनकम्प्रेसिबल है। तो प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कहाँ पे, गैसेस पे। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। तो इसके बाद का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। आई होप आपको आज तक अभी का जो भी मैंने पढ़ाया समझ आया होगा। तो इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। थैंक यू सो मच।